नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम यूनाइटेड नेशंस की एक महत्वपूर्ण जो अंग है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको हम संक्षेप में इकोसॉक के नाम से इसको संबोधित करेंगे। ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यह जो इकोसॉक अथवा आर्थिक और सामाजिक परिषद है, इसकी स्थापना यूएनओ के साथ ही 1945 में हुई थी। और इसके यदि हम सबसे पहले यदि हम पृष्ठभूमि की यदि हम चर्चा करें तो 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में जिन देशों ने भाग लिया था, जिन 50 राज्यों ने, उनमें से विकसित राष्ट्रों की ऐसी इच्छा थी कि इस आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु जो तीसरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाले देश थे, उनका ये कहना था कि तीसरी दुनिया के जो गरीब और विकासशील देश हैं, उनकी सर्वाधिक समस्याएं आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में ही है। और इसकी जो पूर्ववर्ती संस्था थी, राष्ट्र संघ, उसने भी आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में बहुत ही प्रशंसनीय काम किया था। इसलिए इस नए संगठन में भी आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले एक मुख्य अंग को निर्मित किया जाना चाहिए। तो इसी पृष्ठभूमि में इकोसॉक की रचना एक मुख्य अंग के रूप में की गई। इसका जो किस उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया, अब यदि हम इसके उद्देश्यों को देखते हुए यदि हम यूएन चार्टर की बात करें, उसका जो आर्टिकल 1 है, ये आर्टिकल जो 1 है, ये 4 प्रकार के उद्देश्यों की बात करता है। यूएन चार्टर का जो पहला उद्देश्य है वो शांति और सुरक्षा को स्थापित करना है, और इसके लिए जो दूसरा उद्देश्य है वो विवादों का शांतिपूर्ण समाधान की बात करता है, कि मुख्य उद्देश्य है कि युद्ध के माध्यम से नहीं किंतु शांति से ही विवादों का समाधान हो। इसका जो तीसरा मुख्य उद्देश्य है वो है आत्मनिर्णय और उपनिवेशवाद की समाप्ति, और जो चौथा मुख्य उद्देश्य है वो है राजनीतिक क्षेत्र के अलावा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, मानवीय, सांस्कृतिक, इन सभी क्षेत्रों में, जितने भी ये सब क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में। तो इन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना, यह यूएनओ के चार्टर में अनुच्छेद 1 में ही उल्लिखित है। और इसी समन्वय और सहयोग को प्राप्त करने के लिए इकोसॉक को स्थापित किया गया। इस प्रकार से यूनाइटेड नेशंस के यदि इन चारों उद्देश्यों को प्राप्त करना है, तो प्रथम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सिक्योरिटी काउंसिल, दूसरे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी सिक्योरिटी काउंसिल और महासभा, तथा इस चौथे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस इकोसॉक की स्थापना की गई। इकोसॉक के यदि हम संगठन की चर्चा करें तो यूएनओ का जो आर्टिकल, चार्टर का आर्टिकल 61 है, ये आर्टिकल 61 इसके संगठन की चर्चा करता है, जिसमें मूल चार्टर में 18 इसके सदस्य थे, और जैसे जैसे यूएनओ के सदस्यों की संख्या बढ़ती चली गई, वैसे वैसे पहले 1966 में इसके सदस्य बढ़ाकर 27 किए गए, फिर 1973 में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 54 कर दी गई। इस प्रकार से वर्तमान में इसकी जो सदस्य संख्या है वो 54 है। इन सदस्यों का जो निर्वाचन है वो कैसे होता है? निर्वाचन की यदि हम बात करें तो महासभा या जनरल असेंबली के 2/3 बहुमत से इकोसॉक के सदस्यों का निर्वाचन होता है। महासभा अपनी वार्षिक बैठक में इसके सदस्यों को निर्वाचित करती है, किंतु ये जो इकोसॉक है ये एक स्थायी सदन है, एक स्थायी सदन अथवा अंग है इसका। इसका अर्थ यह है कि इसके सभी 54 सदस्यों का जो निर्वाचन है वो एक साथ नहीं होता, वरन प्रत्येक वर्ष इसके 1/3 मेंबर जो है वो नए निर्वाचित होकर के आते हैं। अर्थात प्रति वर्ष
18 मेंबर्स का निर्वाचन होगा और इस प्रकार से इसके 2/3 मेंबर अर्थात जो 36 मेंबर्स हैं वो हर साल पुराने बने रहते हैं। ये जो सदस्य आते हैं चुन करके ये पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, इनका पुनः निर्वाचन होता रहता है। इसका जो व्यवहार में असर हुआ है वो ये है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 स्थायी सदस्य हैं जिनको कि P5 की संख्या दी जाती है, ये P5 हमेशा ही इकोसॉक के सदस्यता में 54 में से 5 हमेशा ही P5 होते हैं। इसके अलावा कुछ अधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक राज्यों को भी इसमें जगह मिल जाती है। इसके अलावा जो तीसरी दुनिया के जो देश हैं, पूरी दुनिया में इकोसॉक के सदस्य जो हैं वो भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुने जाते हैं। जैसे एशिया पैसिफिक का जो क्षेत्र है उसमें से 11 सदस्य चुने जाएंगे। अफ्रीका का जो क्षेत्र है उसमें से 13 सदस्य। इस तरह से कुल मिलाकर के अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, यूरोप, कैरिबियन, पूरी दुनिया से इसका समान प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर लिया जाता है। यदि हम इसके कार्यप्रणाली की यदि हम इसकी चर्चा करेंगे तो इसका जो मतदान प्रक्रिया है मतदान इसमें एक सदस्य यानी कि प्रत्येक देश को एक मत देने का अधिकार है और प्रत्येक देश अपना एक प्रतिनिधि इस संस्था में भेज सकता है। एक प्रतिनिधि और एक मत, इस आधार पर यह इस बैठकें इसमें आयोजित होती हैं, किंतु किसी देश से अधिक वैकल्पिक प्रतिनिधियों को भी बुलाया जा सकता है और किसी देश में यदि आवश्यकता हो तो उनके जो परामर्श के तौर पर उनके प्रतिनिधियों को भी बुलाया जा सकता है। मतदान बैठकों में उपस्थित होने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से इसमें मतदान होता है। किसी भी विषय को प्रस्ताव को पारित करने के लिए सिर्फ सामान्य बहुमत की ही, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। किंतु मतदान के बावजूद भी इसके जो निर्णय हैं वो बाध्यकारी नहीं होते। इसका अर्थ ये है कि इकोसॉक की बैठकों में जो भी निर्णय होते हैं वे सदस्य राज्यों पर केवल अनुशंसा कर सकती है ये संस्था। वो ये अपने सदस्य राज्यों से ये गुजारिश कर सकती है, सिफारिश कर सकती है कि आप इन प्रस्तावों को अपने देश में लागू करिए, किंतु उनका लागू करना या न करना यह संबंधित देश पर निर्भर करता है। इकोसॉक सुरक्षा परिषद से इस बात की सिफारिश कर सकती है कि वो सदस्य देशों से किसी भी प्रश्न पर मतदान करने के लिए बाध्यकारी उपाय करवा सकती है, किंतु यह अधिकार सुरक्षा परिषद के पास तो है किंतु आर्थिक और सामाजिक परिषद के पास में नहीं है। इसमें जो कार्यप्रणाली है यदि हम उसकी बात करें, इसके विभिन्न सत्र कैसे आयोजित किए जाते हैं उसकी बात करें तो जो चार्टर का जो 61 है आर्टिकल, वो ये कहता है कि इसके सत्र वर्ष में कम से कम 3 बार आयोजित किए जाने चाहिए, किंतु व्यवहार में इसके सत्र 2 बार आयोजित किए जाते हैं, अप्रैल में और जुलाई में 4 से 6 सप्ताह के लिए इसके सत्र आयोजित किए जाते हैं। और इसके विभिन्न सत्रों में जो भी प्रस्ताव है, जो भी डेलिब्रेशन विचार विमर्श होता है, ये अपनी सारी जो रिपोर्ट है अपने वार्षिक सत्रों की वो महासभा के वार्षिक अधिवेशन में अपनी रिपोर्ट ये प्रस्तुत करती है। अब यहाँ हम ये देखेंगे कि जो इकोसॉक है उस इकोसॉक की कार्यप्रणाली क्या है, अर्थात ये काम कैसे करती है। तो अपने इन वार्षिक ये जो सत्र हैं, ये जो 2 सत्र आयोजित किए जाते हैं, इन सत्रों के अलावा यह विभिन्न आयोगों, समितियों तथा अपनी विशिष्ट एजेंसियों के माध्यम से यह कार्य करती है।
इसके जो आयोग हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो कार्यकारी आयोग और दूसरे होते हैं क्षेत्रीय आयोग। कार्यकारी आयोग जो किसी विशेष कार्य से संबंधित होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जनगणना से संबंधित आयोग है, कोई तकनीक से संबंधित आयोग हो सकता है, कोई महिला संबंधी मामलों को लेकर के आयोग हो सकता है, पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के आयोग, यानी कि विशिष्ट मुद्दों को लेकर के विशिष्ट आयोग बना दिए जाते हैं और उनका काम है उन विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य करके अपनी संस्तुति इकोसॉक को प्रस्तुत करना। इसी प्रकार से जो क्षेत्रीय आयोग है, वो क्षेत्रीय आयोग अलग अलग क्षेत्रों के लिए, जैसे एक अफ्रीका क्षेत्र का आयोग है, एक लैटिन अमेरिका, एक पूर्वी यूरोप के देशों के लिए, एक एशिया के लिए, एक उत्तरी अमेरिका, यानी कि पूरी जो दुनिया के अलग अलग क्षेत्र में दुनिया बटी हुई है उनके भिन्न भिन्न क्षेत्रीय आयोग हैं। और ये दोनों ही प्रकार के जो आयोग हैं ये अपनी रिपोर्ट इकोसॉक को, और इकोसॉक फिर जो अपनी रिपोर्ट है वो जनरल असेंबली या महासभा को प्रस्तुत करती है। इस प्रकार से यह एक कनेक्टिविटी विभिन्न संस्थाओं की बनी रहती है। और यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि इस प्रकार जनरल असेंबली के एक मातहत इकोसॉक काम करती है और इकोसॉक के अधीन ये विभिन्न कार्यकारी और क्षेत्रीय आयोग काम करते हैं। अब यदि हम इसके विशिष्ट एजेंसियों की यदि हम बात करें तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है। विशिष्ट एजेंसियों की जो कुल संख्या है वो 14 है और इनकी स्थापना कुछ की स्थापना स्वतंत्र रूप में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में या उससे भी पहले 19वीं शताब्दी में हो गई थी। कुछ की स्थापना राष्ट्रसंघ के अंतर्गत हो गई थी, कुछ की स्थापना यूएनओ के अंतर्गत हुई थी। और इस प्रकार से ये जो विभिन्न एजेंसियां हैं, इन एजेंसियों का जो यहाँ हम इसको मैं यदि जूम इसको हाँ, ये जो एजेंसियां हैं, इन एजेंसियों की कुल संख्या 14 है और ये हम देखेंगे कि ये भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली एजेंसियां हैं। हाँ जी, तो ये जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि खाद्य के क्षेत्र में काम करने वाला एक संगठन है। नागरिक अंतरराष्ट्रीय विमान उड्डयन के संबंध में एक ये ICAO ये संगठन है। फिर कृषि के लिए इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि समुद्र के लिए जो बना हुआ है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यूनेस्को जो सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करता है। यूनिडो जो यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल या औद्योगिक विकास के लिए कार्य करने वाला संगठन है। विश्व पर्यटन संस्था है। विश्व डाक संघ है। फिर आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाला वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, जिसके अंतर्गत 5 संस्थाओं का ये समूह है, जिसमें इंटरनेशनल बैंक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हमने देखा कि कोरोना में इसने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है, यह भी एक इकोसॉक का ही संगठन है। और वैश्विक बौद्धिक संपदा का एक यह संगठन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और मौसम संगठन, वैश्विक मौसम संगठन। इस प्रकार से
ये जो विशिष्ट एजेंसियां हैं, ये विशिष्ट एजेंसियां अपनी रिपोर्ट जो है, ये जो कि संख्या में 14 है, ये यद्यपि स्वतंत्र रूप में कार्य करती है, इकोसॉक का इन पर सीधा नियंत्रण नहीं है, किंतु ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन इकोसॉक को प्रस्तुत करती हैं। इकोसॉक कि यदि हम कार्यों के बारे में यदि हम बात करें कि इसका मुख्य कार्य क्या है, तो यहाँ हम ये देख सकते हैं, क्योंकि इकोसॉक विभिन्न आयोगों, समितियों और इन विशिष्ट एजेंसियों के माध्यम से काम करता है, तो इनके मध्य समन्वय स्थापित करना, इनके कार्यों में समन्वय स्थापित करना, यदि एक दूसरे से जुड़ करके इनको काम करना है तो वैसे करवाया जाएगा। तो एक प्रकार का यह समन्वय और सहयोग करने वाली इकाई के रूप में काम करती है। दूसरा इसका जो मुख्य कार्य है वो अध्ययन करना, अलग अलग क्षेत्रों में समस्या के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, पर्यावरण संरक्षण है, आर्थिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, जातिवाद है, महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, बुजुर्गों के अधिकार, प्रकृति के जो विभिन्न जो विलुप्त होने वाली जातियां हैं, उनके अधिकारों का क्या होगा, यानी जितनी भी समस्याएं हैं उनका अध्ययन करना और उनके अध्ययन करने के पश्चात उनके प्रतिवेदन तैयार करना और उन्हें महासभा के सम्मुख प्रस्तुत करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण इसका कार्य है। तीसरा इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो सचिवालय के साथ मिलकर के यह करती है कि ये स्टैटिस्टिकल ईयरबुक, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों के आंकड़ों या जो तथ्य हैं, जो सांख्यिकीय गणना करके, और एक सांख्यिकीय ईयरबुक के नाम से इसका प्रकाशन है। और ये जो स्टैटिस्टिकल जो ईयरबुक है, ये पूरी दुनिया में बहुत ही प्रतिष्ठित ईयरबुक मानी जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में जिस भी किसी शोधार्थी को या किसी देश को यदि आंकड़े चाहिए तो इस स्टैटिस्टिकल ईयरबुक में पूरी दुनिया से संबंधित आंकड़े प्रतिवर्ष तैयार किए जाते हैं इकोसॉक के द्वारा सचिवालय की मदद से। इसके अलावा इसका जो एक और महत्वपूर्ण कार्य है वो है गरीब और जो विकासशील देश हैं, उन विकासशील देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, तकनीकी सहायता प्रदान करना, किसी भी प्रकार की सामाजिक सहायता प्रदान करना, यहाँ पे जो रोजगार संबंधी जो युवा आबादी है उन्हें किस प्रकार की औद्योगिक नो हाउ प्रदान करना। इस प्रकार से ये उन देशों के बीच में जो कि ये तकनीक हस्तांतरित करने वाले हैं, विकसित देश, और जिन देशों को ये तकनीक हस्तांतरित की जाएगी, उन दोनों के बीच में समन्वय का कार्य करने वाली ये संस्था है। फिर इसका एक और महत्वपूर्ण कार्य है मानवाधिकारों के क्षेत्र में प्रतिवेदन करना और उनका अध्ययन करना। इसका एक और महत्वपूर्ण कार्य जो है वो है कि यह एक डिपॉजिटरी के रूप में काम करती है। जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का जो वर्षवार जो उल्लेख है वो ये प्रस्तुत करती है और सचिवालय उनका उल्लेख जो है उनका रिकॉर्ड रखता है अपनी लाइब्रेरी में, और इस प्रकार से पूरी दुनिया से संबंधित आंकड़े हैं वो यहाँ पर समाहित हो जाते हैं। इस तरह से इसके जो कार्य हैं वो वास्तविक एग्जीक्यूटिव टाइप वर्क है, जो हम जैसे यहाँ देख सकते हैं कि विकासशील देशों को सहायता प्रदान करनी है। इसके अलावा जब जब भी युद्ध होते हैं, युद्धों में मानवाधिकारों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन होता है, युद्धों में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, वहां ये अपने अपने कार्यकारी आयोगों को भेजती है और उन देशों की विशिष्ट समस्याओं के लिए ये कार्य करती है। इनके विशेष अधिवेशन आयोजित किए जा सकते हैं विभिन्न समस्याओं को लेकर के। इकोसॉक ने ये ऐसे अधिवेशन किए भी हैं। इस प्रकार से यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने वाली संस्था है, किंतु इसके सामने बड़ी चुनौतियां हैं और इसके जो मुख्य चैलेंजेस हैं वो ये हैं कि इसके कार्य बहुत विविध प्रकृति के हैं, इसके अधीन काम करने वाली संस्थाएं हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है, इसके आयोगों की संख्या बहुत अधिक है, और इतने जो मिसलेनियस विविध प्रकार के कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं उनमें समन्वय का एक बड़ा चैलेंज इसके सामने हमेशा रहता है। और जो विकसित देश हैं
वो विकसित देश इसके साथ उतने सहयोग से काम नहीं करते जितना सहयोग विकसित देशों का मिलना चाहिए। जैसे अमेरिका तो जिस पर अक्सर आरोप लगाया जाता है कि अमेरिका यूनेस्को की सदस्यता उसने 1985 में ही छोड़ दी थी, और ये जब से तीसरी दुनिया के देशों की संख्या बढ़ी है और इकोसॉक में उनका प्रतिनिधित्व और उनकी आवाज बुलंद हुई है, वैसे वैसे ये जो विकसित देश हैं ये अपनी मनमर्जी यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, और उसका खामियाजा इकोसॉक को ये भुगतना पड़ा है कि ये देश इसके साथ पर्याप्त सहयोग नहीं करते। इस प्रकार के चैलेंजेस के होते हुए भी इकोसॉक बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। और जो तीसरी, यदि हम देखें कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर जो नहीं हुआ है अभी तक, जो तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है, उसका एक जो श्रेय है वो हम इकोसॉक को दे सकते हैं, क्योंकि उसने वैश्विक समस्याओं को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। थैंक यू।